चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है यहाँ पर। मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स। सर्वेंट बनने के बाद यदि मैं आपसे पूछूं आपकी टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? विद्यार्थी ये फिजिक्स में वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज है जी सर। उनके अंदर परिवारी कैप एरो क्या होती है, ये सेकुलरिज्म सब सुना है आपने? जी सर। सेकुलरिज्म क्या होता है? आपने एक डायरी लिखी, अपने कमरे में रखी हुई थी, वो डायरी में ले आई, मैंने पढ़ ली। अब उस डायरी को मैंने पब्लिश कर दिया। आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो? कोई सेवक नहीं, ना मेरे पास कोई शासकीय अधिकार है, ना मैं किसी प्रकार की सार्वजनिक अथॉरिटी पे हूँ। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। आपके भाई ने ही कर दिया। अब वो बोल रहा है बड़ा भाई समझ के मैंने कर दिया। अब वहाँ क्यों वारंट तो कैसे लगा? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। दिव्यांश, जी सर। होलकर साइंस कॉलेज। जी सर। होलकर साइंस कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर। सर ये मध्य प्रदेश का शासकीय कॉलेज है और ये विज्ञान के लिए मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। इसको अभी नैक के द्वारा A++ ग्रेड का दर्जा दिया गया है। सर इसके स्थापना की बात करें तो 1891 में शिवाजी राव होलकर द्वारा किया गया था। और सर इसमें विज्ञान के साथ पहले ये आर्ट्स कॉलेज भी था, जिसे अभी कुछ समय पूर्व आर्ट्स कॉलेज को अलग करके अटल बिहारी कॉलेज की स्थापना की गई। और सर इसमें मैं 2018 से 2021 तक मैं पढ़ाई करी है। उस दौरान मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना पर कार्य भी किया है, तो यहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छे स्तर पर होती हैं। तो इस कॉलेज में पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। आप कन्फर्म है इसमें पहले आर्ट्स था? जी सर। हैं? मतलब जो अभी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, तो ये पहले दोनों साथ में थे और फिर इसको अलग करके अभी आर्ट्स कॉलेज के अलग कर दिया गया और जिसे अभी अटल बिहारी कॉलेज के नाम से कहीं पढ़ा है आपने? जी सर, मुझे पढ़ने पे या पढ़ा है कहीं आपने या ऐसे कुछ ही? शिक्षकों ने भी बताया, प्रोफेसरों ने बताया है सर, और कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है। लेकिन सर मतलब जानकारी जो मेरी है वो मेरे शिक्षकों द्वारा बताई गई है, प्रोफेसरों द्वारा। एक बार देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है यहाँ पर। जी सर। मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। जी सर। हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स। जी सर। सर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से हम इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सर इस पे माइनर इलेक्ट्रिक वर्ड्स पे बात की जाती है, जैसे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, सेमीकंडक्टर्स की बात की जाती है, चिप्स की बात की जाती है। तो सर ये मिनी इलेक्ट्रिक वर्ड्स पे कार्य करता है। जब फिजिक्स की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वर्ड्स पे, जैसे ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर जो बेसिक डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ वो वोल्टेज का है और मिनिमम करंट इस पे काम करता है, मिनी लेवल पे कार्य करता है। मिनी मिनी वोल्ट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मिनी वोल्ट? सर मिनी वोल्ट से सर मैं एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मिनिमम वोल्टेज या फिर मिनिमम वोल्टेज क्या होता है? सर मिनिमम वोल्टेज जिस पे आईसी चिप्स ये सब संचालित होते हैं। सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल अभी अभी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है हमारी, जी इसका वोल्टेज कितना है? सर 11,000 केवी होता है। हमारे जो यहाँ पे लगी हुई ऑफिस में इसका वोल्टेज कितना है? सर ये एसी वोल्टेज है और इसका 220। एसी वोल्टेज? जी सर। आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं आप, जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा है, यू आर टेलिंग मी एसी वोल्टेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड वोल्टेज? सॉरी सर, सर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, हाँ। एंड वोल्टेज जो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं। और सर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। सॉरी सर। मैं आप इसे पूछ रहा हूँ कि ये जो रूम में जो
लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वोल्टेज कितना है? सर वोल्टेज, सर कैन आई गेस? गैस की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, फिजिक्स के स्टूडेंट है, उसमें गैस क्या करना है? तो सॉरी कुछ गैस अलग अलग थोड़ी कि यहाँ का कोई वोल्टेज अलग है या मेरे घर में अलग है या कहीं होलकर साइंस कॉलेज में अलग होगा। गैस की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। सर मैं जानने की कोशिश करूंगा, अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए, फिजिक्स में व्हाट मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आप में क्या चेंज आ गया? जी सर। सर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं जब शासकीय उस पे एक्सलेंस स्कूल में पढ़ता था सपना में, तो वहाँ के टीचरों द्वारा मुझे इस कॉलेज का बताया गया, तो उन्होंने साइंस के फील्ड में अच्छा बताया। सर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में मेरी रुचि, जैसा कि अभी नई टेक्नोलॉजियाँ बढ़ रही हैं, सरकार द्वारा ई गवर्नेंस और ई टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो सर इसके बारे में मेरे शिक्षकों द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया गया था, तो उनके द्वारा मैंने फिर कॉलेज पे एडमिशन लिया। सर उसके पढ़ने के बाद जो मैंने अपने अंदर व्यक्तित्व पे कुछ स्ट्रेंथ पाई हैं, तो सर रेशनल थिंकिंग और रीजनिंग जैसे कैपेबिलिटीज, और किसी ऑब्जेक्टिविटी में डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज करके किसी भी रिजल्ट्स तक पहुंचना, बजाय कि सब्जेक्टिविटी के, पूर्वाधारणा के। तो तो डाटा, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या था? बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कहना ये चाहते, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ई लर्निंग, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या, मतलब क्या नहीं सर, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लाभ मतलब उसको पढ़ने के बाद से जो मैं ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है, तो मैं उसका क्विक लर्नर हूँ, इसकी वजह से मैं प्रशासन में भी सर योगदान दे पाऊंगा। जैसे कि सरकार भी डिजिटलाइजेशन बढ़ा रही है, यूपीआई ला रही है, ई गवर्नेंस ला रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स पोर्टल्स बना रही है, तो मैं प्रशासन में भी इसका एक बेहतर योगदान दे पाऊंगा। और क्विक लर्नर हूँ, तो नई टेक्नोलॉजी सीखने में भी मैं अपने आप को ज़्यादा सहज पाता हूँ सर। ठीक है, परंतु आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। जी सर। एंड यू सी, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा नहीं, जी सर। थ्योरीज आपने पढ़ी नहीं, एप्लीकेशंस उसकी पढ़ी नहीं, जी सर। तो कैसे मान लें यार कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, निश्चित एक सर, अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाएंगे? निश्चित सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैंने इन विषय का गहनता से अध्ययन नहीं किया है, परंतु जो आयोग द्वारा निर्धारित सिलेबस है, तो सर मैंने उसका अध्ययन किया है। तो जो सर बेसिक है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी का जो एक दृष्टिकोण होता है कि उसे सामान्यतः हर विषय की जानकारी होना चाहिए, वह एक विषय विशेषज्ञ न होकर के एक सामान्य प्रशासन पर कार्य करता है। सर मैंने आयोग द्वारा निर्धारित सिलेबस का भी अध्ययन किया है, और मुझे लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन अखबार। चलिए, आप ये बताइए कि जी सर। सिविल सर्वेंट बनने के बाद जी सर। यदि मैं आपसे पूछूं आपकी टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी? जी सर। सर मैं सिविल सर्वेंट्स बनने के बाद से सर मैं अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा कैटेगराइज करना चाहूँगा। एक नंबर वन कैटेगरी, नंबर 1 प्रायोरिटी, सर मैं सबसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। यस सर। तो सर्वप्रथम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको मैं अपने वरिष्ठों और अपने कनिष्ठों के सहयोग से बेहतर संवेदनशीलता के साथ लोगों के बीच में बेहतर जागरूकता के साथ सर क्रियान्वयन करने का प्रयास करूंगा सर। जी सर। दिव्यांश जी सर। दिव्यांश जी, ये फिजिक्स में वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज है, जी सर। जी उनके अंदर कुछ वर्ड यूज होते हैं, जी कैप, एरो, क्या होते हैं? सर, जो मैं बेसिकली डिफरेंस वेक्टर और स्केलर का पहले बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या होते हैं। सर इनके अंदर कुछ वर्ड यूज होते हैं, कैप एंड एरो, सुने आपने? सर मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन एग्जैक्टली अभी इनके लिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। और सर इनका स्केलर वेक्टर का डिफरेंस यदि आपकी इजाज़त हो तो बता सकता हूँ। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जी सर। ये बताइए, सिलेबस जैसे कि आपने पढ़ा, तो साइंस को छोड़ के बाकी कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है एमपीएससी के सिलेबस मेंस में? सर सामान्यतः तो सभी विषय जो सिलेबस, फिर भी साइंस के अलावा कोई होगा तो जिस सर, पे कह सकते हैं आपकी ग्रिप अच्छी है, आपका इंटरेस्ट है? सर ग्रिप अच्छी है तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक सामान्यता बात करें तो सर पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा सहज महसूस कर पॉलिटी में ज़्यादा अन्य अच्छा लगता विशेषता। जी है ना? तो मुझे ये बताइए, सेकुलरिज्म शब्द सुना है आपने? जी सर। सेकुलरिज्म जी सर। क्या होता है? सर सेकुलरिज्म यानी किसी
एक विशेष धर्म को प्रमोट करने के बजाय सभी धर्मों का सम्मान करना और एक उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता का What is मेंटेन। the difference between Indian secularism and European secularism? जैसा सर, जो यूरोपियन सेकुलरिज्म है वो धर्म से बिल्कुल दूर है, यानी कि धर्म विशेष पे कुछ भी हो तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो वो उससे दूर रहते हैं। वहीं हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, जैसे कि हम पार्क में अपने छोटे भाइयों के साथ जाएं या फिर किसी बेबी के साथ माँ पार्क पे जैसे घूमती रहते, तो बच्चा साइड पे खेल रहा है तो उसी तरह से धर्म है तो साइड पे चल रहा है। लेकिन जैसे बच्चे को किसी अन्य बच्चे द्वारा चोट पहुंचाई जाती है या फिर कुछ भी स्टेट नुकसान का होता क्या है, रोल है? इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट का क्या रोल है? तो सर जैसे भी जैसे कोई सांप्रदायिक दंगे या फिर कुछ भी किसी धर्म विशेष समुदाय में क्लेश हो जाता है तो इसमें सर राज्य अपनी भूमिका निभाता है। इन अ वर्ड या इन अ सेंटेंस अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे इंडियन सेकुलरिज्म को? सर इंडियन सेकुलरिज्म एग्जैक्टली वर्ड सॉरी। सेकुलरिज्म की बात चल रही, आर्टिकल 25 पढ़ा हुआ, जी सर। एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है? सर राइट्स टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रोपगेट प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन। 3 वर्ड्स हैं, 4 है? सर 4 है बट आई डू नॉट रिमेंबर। वो डिफरेंशिएट करिए, व्हाट इज प्रोपेगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस, व्हाट? सर प्रोफेस यानी आप जिस धर्म को मानते हैं तो उसको अपने स्तर पर बढ़ाना या उसको उसके लिए कार्य करना। प्रैक्टिस करना यानी उसको जैसे कि किसी को अपने धर्म में पूजा पाठ है या फिर वो अपने स्तर पर कर सकता है। ट्रेडिशंस। हाँ, और प्रोपेगेट, प्रोपगेट करना यानी उसको अपने किसी दूसरे के प्रोफेस, लाइक आप प्रोफेस सही बोल रहे हैं आप? सर एग्जैक्टली मैंने प्रयास किया है सर। कोई बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? सर सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ भारतीय संविधान में स्टार्टिंग से देखा जा रहा है। सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ का मतलब मैं यह समझ पा रहा हूँ कि जो विधि द्वारा स्थापित है या संविधान द्वारा स्थापित उस पर जैसी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं उसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहलाता है। लेकिन मेनका गांधी केस 1977 के बाद से ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है तो वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यह जो उसको डिफाइन करने की तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जो प्रक्रिया है उचित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व निर्धारित है उसी के माध्यम से हो, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ हो गया। कई बार ऐसे हमें नए नए केस सामने आ जाते हैं। उचित का क्या तात्पर्य है? हमने उचित शब्द यूज किया ना, उचित भी होना चाहिए। सर उचित से तात्पर्य कई बार जैसे कि उसपे राइट्स टू गो अब्रॉड की बात थी उस पर, तो कई बार ऐसे वाक्य पहले नहीं आते थे। जब कुछ नई केस आ जाती है या फिर नई डॉक्ट्राइन्स आ जाती हैं या नई हमारे पास परिस्थितियां आ जाती हैं, उस हिसाब से हमें वहाँ पे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जिसका पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहता है। तो यदि पूर्व में उस प्रोसीजर पे लिखा ही नहीं हुआ है तो ये न्यायिक बुद्धिमत्ता के ऊपर रहता है कि वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे और जो वहाँ पे सही निर्णय। इंडिया में अभी क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? सर इस केस के बाद से दोनों है सर। दोनों। जी सर। चलो डॉक्ट्राइन की बात करिए, आर्टिकल 13 के अंदर कुछ डॉक्ट्राइन्स जी सर। कौन से हैं? सर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है हम्म, और सर एट प्रेजेंट मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। बस एक ही याद है, ये तो इनडायरेक्टली निकलता है भाई, डायरेक्टली तो कुछ और भी है। सर आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान पे कोई भी पार्ट्स हो या फिर कोई भी सरकार के द्वारा जो ऑर्डिनेंस हैं, बिल हैं, एक्ट हैं, ऐसे सभी प्रावधान जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सुना है आपने? जी सर। क्या है? सर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आर्टिकल 13 में है ना? हाँ सर। बताइए। सर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स से ऐसा मेरा मानना है कि जब भी कुछ ऐसे एक्ट है किसी एक विशेष प्रावधान को उल्लंघित करते हैं या फिर आपका मानने का मतलब ही नहीं होता भाई, जो है वो बताइए, एग्जैक्ट है ना, आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते अपने मन से, है ना, जी वो सर। तो है, एग्जैक्ट जी सर। है ना, और आ चुका है, उसमें आपको चेंज की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नहीं उसका सर। वेरिएबिलिटी है, एक्लिप्स है जी ना, सर। और भी है।
कोई सर क्षमा चाहता हूँ, मेरा यहाँ मानने से अर्थात ये था कि जो उसको पढ़ने के बाद से मेरी समझ डेवलप हुई है सर। नहीं, आप तो एग्जैक्ट बताइए ना, ये डिफाइन, ये चीज होती है। जी सर, मैं प्रयास करूँगा सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्लीट जस्टिस इन सर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी हाँ, ये सर, बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जब इस ऐसे प्रावधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 142 में ये देखने को मिलता है सर, कंप्लीट जस्टिस से में मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि कई प्रक्रियाओं पे, कई स्टेजेस पर कुछ केस पेंडिंग रह जाते हैं या लेट लतीफ़ी हो जाती है या कई कारणों से उनका समय पर निर्णय नहीं आ पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर निर्णय करने की कोशिश करता है और ऐसे कई केसों में देखा गया है कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा। अभी जुडिशियल रिव्यू करी थी, जी सर। है ना, तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 जी सर। जी दोनों में जुडिशियल रिव्यू है। जी सर। डिफरेंस क्या है सर? आर्टिकल 13 सर एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तुक्का मत मारो यार इसमें। दिव्यांश जी, जी सर। जी आपका नाम तो बड़ा दिव्य जी मैम। है ना? क्या अर्थ होता है इसका? मैम दिव्यांश का अर्थ मैं ये समझ पा रहा हूँ, दिव्य का अंश यानी ईश्वर का अंश भी मान सकते हैं मैम। ईश्वर का अंश। जी मैम। तो इसको किस दर्शन से जोड़े, द्वैतवाद से जोड़ दें या अद्वैतवाद से जोड़े? मैम इसको शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत? दिव्यांश कहाँ जाकर टिकेगा? मैम इसको अद्वैतवाद से ही जोड़ना ठीक रहेगा। अद्वैतवाद से जोड़ेंगे तो अंश कहाँ हुआ, वो तो दिव्य ही हो गया। जी जी मैम। विशिष्टाद्वैत से जोड़ दे क्या? नहीं मैम, मैं अद्वैतवाद के ही समर्थन में हूँ। अच्छा, कैसे फिर आप दिव्य का अंश कैसे हुए? आप तो स्वयं ही दिव्य हो गए। अद्वैत का मतलब एग्जैक्ट पता है ना, व्हाट इज अद्वैतिज्म? जी जी मैम सर। तो फिर दिव्यांश, दिव्य का अंश, फिर का रिलेशन तो अद्वैत अगर हो गया तो रिलेशनशिप ही खत्म हो गया। मैम मेरा पानी को पानी में मिला दे तो पानी हो गया। जी जी मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैम अद्वैतवाद से यहाँ यह आशय है कि हर आत्मा पे परमात्मा का एक रूप विद्यमान है, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि तो फिर वो शुद्धाद्वैत में चला जाएगा, विशिष्टाद्वैत में चला जाएगा, जी मैम। द्वैताद्वैत में चला जाएगा। जी जी। चलिए छोड़िए। अच्छा, मुझे ये बताइए दिव्यांश, जी मैम। आपसे ज्यादा अनुभवी लोग अभी इंटरव्यू दे चुके हैं, जी जी। उनकी उम्र भी ज्यादा है, जी मैम। अनुभव भी ज्यादा है, जी। आपका पहला इंटरव्यू जी मैम। है ना? तो आपको क्यों प्रेफर करें? 30 सेकंड के अंदर बताइए कि आपको क्यों प्रेफर किया जाए इस सिलेक्शन में, आपकी क्या विशेषताएं हैं? मैम मैं सत्यनिष्ठ और ईमानदार एस्पिरेंट हूँ। सब ये कहते हैं, अभी साबित तो हुआ नहीं है। जी मैम। मैम मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब कॉलेज के दौरान पढ़ाई कर रहा था तो मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 7 दिवसीय शिविर करे थे। शिविर किए थे? जी मैम। जी। एनएसएस के 2 कैंप लगते हैं, तो उस पे मैंने कार्य किया था और लगातार मैंने कॉलेज में भी कार्य किया। तो उस दौरान मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा, नशा मुक्ति जागरूकता इन विषयों पर कार्य किया और वहाँ की बस्तियों पे, यहाँ इंदौर के पास ही है उमरी खेड़ा गाँव पे हम लोग का शिविर लगा हुआ था। साथ ही हम लोग होलकर विज्ञान महाविद्यालय के पीछे स्लम्स एरियाज भी हैं, वहाँ भी लगातार जाकर उनको स्वच्छता, हाइजीन, सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक कराते रहते थे। इस दौरान मैंने बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर और टीम स्पिरिट के साथ कार्य करने का मेरा अनुभव रहा है। उस दौरान मेरे प्रोफेसरों ने भी मुझे इस चीज़ का सुझाव दिया कि तुम्हारे अंदर ये स्किल्स अच्छी हैं, तो तुम्हें प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। लोक सेवा का ज्ञान हो चुका है आपको, कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवर की जाती है? मैम समाज में अभी कार्य करने का मुझे थोड़ा समझ है, तो मुझे लगता है कि यदि प्रशासनिक रूप में मुझे मौका दिया गया तो मैं अथॉरिटी के साथ अच्छा कार्य कर पाऊंगा। अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो आप अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। मैम मैं अपने स्तर पर करूंगा, लेकिन एक प्रशासनिक स्तर पर चयन होने के बाद से मेरा जो स्कोप है और कार्यों की विविधता के साथ मैं बड़े लोगों तक पहुंच पाऊंगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाऊंगा और जो एक सरकार की मंशा है लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करना, ठीक तो है। उसमें मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाऊंगा मैम। डायरी राइटिंग, जी मैम। आपने एक डायरी लिखी, जी मैम। अपने कमरे में रखी हुई थी, जी वो डायरी में ले आई, मैंने पढ़ ली, जी मैम। अब उस डायरी को मैंने पब्लिश कर दिया, जी मैम। आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया?
मैम मैं यहाँ पे राइट्स टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है, तो यहाँ पे अब क्या आर्टिकल करेंगे आप? मैम मैं इस आर्टिकल यानी ये राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए मैम मैं आर्टिकल 32 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो आपका ब्रीच कौन सा आर्टिकल हुआ है? राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मैम ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपके कदम क्या होंगे? मैम यदि ऐसे उस पे मतलब एक समझाइश के थ्रू यदि बात बनने की होगी या फिर अभी पब्लिश नहीं किया गया होगा। पब्लिश कर दिया गया है, आपकी कुछ पर्सनल बातें थी, पब्लिश कर दी गई। मैम पब्लिश करने के बाद भी मैं इस चीज़ का याद रखूंगा कि यदि उस पे कुछ एक तो मेरे द्वारा लिखी गई वो डायरी राइटिंग है, तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? तो मैम मैं इस प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट का गेट आर्टिकल 32 के तहत उस पे समझ जाऊंगा। क्या आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पे रिट्स का प्रयोग करूंगा मैम। कैसे करेंगे? जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है। हाँ, तो क्या करेंगे? वो प्रोसेस बताइए मुझे, क्या करेंगे वहां जाके, क्या करेंगे? रिट्स का प्रयोग कैसे करेंगे? मैम रिट्स कौन सी रिट का प्रयोग करेंगे? आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, अब आप कौन सी रिट का प्रयोग करेंगे? कितने प्रकार की रिट होती है, इसमें कौन सी रिट लगाई जा सकती है, कैसे क्या करेंगे, किसकी सहायता लेंगे? मैम अब आप एक सिविल सेवक भी हैं, मान लीजिए अब आप एक एसडीएम भी हैं, जी एसडीएम होके आपने अपनी डायरी लिख दी, जी अब आप बताइए, अब तो आपके पास अथॉरिटी भी है, अब आप यूज करिए रिट का, कैसे करेंगे? मैम मैं को अरेंडो का प्रयोग करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने किस अथॉरिटी के साथ मेरी डायरी पब्लिश कर दी है और उनको कहाँ से ये अधिकार मिला। मैं कोई सिविल सेवक नहीं, जी ना मेरे पास कोई शासकीय अधिकार है, ना मैं किसी प्रकार की सार्वजनिक अथॉरिटी पे हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। आपके भाई ने ही कर दिया, अब वो बोल जी रहा है बड़ा भाई समझ के मैंने कर दिया, अब वहां क्यों वारंट कैसे लगाएंगे? मैम मैं जानने का प्रयास करूंगा, समझ आया था मैं। अच्छा, ठीक है। डायरी राइटिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी मैम मैम प्रायः तो डायरी लेखन में मुझे अभी तक व्यक्तिगत नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मेरे प्रायः दिमाग में कुछ नुकसान आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने पूर्व घटना का उल्लेख किया कि यदि उचित प्रबंधन ना किया जाए, अच्छी जगह ना रखा जाए, तो कई बातें हैं कि आपकी कुछ व्यक्तिगत बातें समाज पे आ सकती हैं या फिर कई बार आपके विचारों से किसी को कष्ट पहुंच सकता है या फिर कई चीज़ें प्राइवेसी भी उजागर हो सकती है। तो हमें उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए। और कई बार ऐसा रहता है कि कुछ प्राइवेसी के कारण से अधिकारियों की डायरी, जैसे कि एक मैं प्रशासनिक अधिकारी, तो उस पर कुछ प्रोफेशनल्स बातें या फिर कुछ विभाग की बातें तो मेरे हिसाब से नहीं लिखी जानी चाहिए। उसकी भी अपनी एक प्राइवेसी होती है, अथॉरिटी की उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। तो जी मैम ऐसी बातों का याद रखना चाहिए। अच्छा, आपको डीएसपी बना दिया जाता है जी थैंक यू मैम। है ना? ओके, अब धन्यवाद भी कर दिया है आपने मुझे, जी मैम। अब आपको बना दिया मैंने डीएसपी। आप जा रहे हैं लाहौर, मुरैना से, जी सुना है आपने लाहौर क्षेत्र? भिंड जिले की एक तहसील है लाहौर। मुरैना से लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आप भिंड की तरफ जा रहे हैं। जी आपने यूनिफॉर्म पहन रखी जी मैम। है ना? जी आपके साथ आपका एक ड्राइवर है, कांस्टेबल, जी मैम। आपके पास अपनी गन भी है। जी लोडेड रखेंगे अनलोडेड रखेंगे? मैम अनलोडेड, अनलोडेड रखेंगे। क्योंकि मैम मैं सफ़र कर रहा हूँ, हाँ, तो अभी क्योंकि एक सामान्य स्थिति पर तो मैम अनलोडेड ही रखना चाहिए। तो और किसी यदि विशिष्ट मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो उस दौरान यदि मुझे वहाँ से हिंसा की जानकारी मिली या फिर कोई लॉ एंड हिंसा की ऑर्डर। जानकारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। हिंसा की जानकारी तो जब एकदम से सिर पे आता है ना, तब मिलती है कि अरे ये हो गया। अब आपको पता है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप बीहड़ से गुजर रहे हैं। हाँ, जी जी तब मैम पर मैम वर्तमान स्थिति पर देखा जाए तो इस पर कुछ शिकंजा कस दिया गया, तो अभी इतनी भी तीव्र स्थिति नहीं बनी। अब तीव्र स्थिति है या नहीं वो आपको वहां जाकर पता चलेगी। जी मैम, तो उस स्थान का तो फिर मुझे पूर्व से सूचना रहेगी, तो इस हिसाब पूर्व से। से सूचना आपको नहीं है, आप केवल जा रहे हैं, उधर रेत का खनन भी हो रहा है, आप जा रहे हैं भिंड से लाहौर,
मुरैना से भिंड से लाहौर होते हुए जा रहे जी। हैं, 5 लोगों ने आपको दबोच लिया है। जी जी आपकी गन भी अनलोडेड थी जी अभी तक तो। अब आप उसको लोडेड करने में लगे हुए हैं, तब तक आपकी जी गाड़ी में आग लगा दी, जी है ना? आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? 3 फायर, आपके ड्राइवर पे बंदूक है, आप गन लोड कर रहे हैं अभी। जी जी मैम, सर्वप्रथम तो मैं उन्हें ये समझाइश दूंगा। आपका वायरलेस बंद है, आपको पता है मुरैना के बीहड़ में और यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते हैं। जी जी तो मैम, जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें समझाइश दूंगा कि वो समझने के लिए रेडी है, उनके मुंह बंधे हुए हैं। जी मैम, तो वो मेरी आवाज़ तो सुन पा रहे हैं। हाँ, क्या समझाइश देंगे? मैम, आपका भी बांध दिया है उन्होंने। मैम मुंह बांध दिया है, हाथ में गन नहीं है, तो फिर भी मैं अब वही करेंगे, सामने वाले उनके करेंगे। तो कम्युनिकेशन ही लेजा उठा के। बेहतर माध्यम है, तो मैम मुझे लगता है कि फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें कम्युनिकेट ही किया जा सकता है उस स्थिति पर। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मैम, मैं उन्हें समझाइश दूंगा कि यह आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है और हम आपकी बेहतर सेवा के लिए हैं। आप ऐसे अवैध कार्यों को छोड़ करके सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है और बहुत आप उद्यम क्रांति योजना की बात करें। मतलब सरकार की योजनाओं का उनको लाभ देने का, मैं मतलब कि सरकार कई सारी योजनाएं चला रही उनको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, है। जी मैम। क्या करेंगे? अरे भाई, पुलिस ट्रेनिंग ली है, डीएसपी है। आत्मरक्षा अधिकार है भाई आपके आत्मरक्षा, पास। सेल्फ डिफेंस सामने मांगे वाला ना। बंदूक लगा के खड़ा है आपके मैम, कांस्टेबल पे। हमारी फिर समझाइश देना कांस्टेबल ऐसे काम कांस्टेबल के गन लगाया है, तो गन लगाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप वहाँ उद्यम क्रांति योजना की बात करेंगे? हाँ। मैं उन्हें समझाइश देने का प्रयास करूंगा, अरे! कहीं वो अतिवादी कदम आप ना। ये बोल नहीं समझाइश- रहे, समझाइश नहीं बोल मार रहे। दे जब तक तो आप ट्रेनिंग लेकर गए हैं? जी मैम। मैं कह रही हूँ आप डीएसपी मैं हैं। पछाड़ने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल। समझ क्या रहे हैं करेंगे? आप डीएसपी हैं ना? जी जी मैम। क्या बनता है आपका इस समय? ड्यूटी क्या होती है? हाँ, तो अपने मैं कांस्टेबल को बचाना, सामने जो अपराधी तत्व हैं जी जी प्रवृत्ति के, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना, ना कि समझाइश देना। और आप अगर जा रहे हैं तो इधर भी पुलिस स्टेशन पे पता होना चाहिए, उधर भी हाँ, पता वो होना सेंसिटिव चाहिए। एरिया से जा रहे हैं, जहाँ गन से लोडेड निकले होनी हैं चाहिए। वहां से और जहाँ पहुंचेंगे वहां जी। गन लोडेड होगी, जी लेकिन Sensitive एक्टिव area से। मोड में नहीं होगी। एक्टिव मोड में नहीं होगा, सेफ्टी लॉक रहेगा। मैम, मुझे अभी रिवॉल्वर का ऐसा अच्छा, ऐसे ज्ञान अंदाजा नहीं है। कि एक्टिव मोड लेकिन आपने डीएसपी बनवाने के लिए धन्यवाद दे दिया। लेकिन मैंने चलिए। मैम आत्मरक्षा का इस वजह से मतलब उन्हें पछाड़ने का प्रयास इस वजह से नहीं किया था कि उस निर्दोष की जान ना जाए। आत्मरक्षा, आप डीएसपी हैं भी नहीं, अभी भी मेरी आपको जान चली आत्मरक्षा जाए। का अधिकार है। आपके पास है नहीं? तो उसकी मेरे जान- वजह से मेरे कांस्टेबल ड्राइवर की जान ना चली उसकी भी जाए। बचाना आपका अधिकार ड्यूटी है है, आपकी भाई। इसलिए आपको आप गन लोड करने का टाइम ही नहीं है वहां पे। निकालो और चलाओ। निश्चित मैम, इस बात का ध्यान रखा हाँ, जाएगा। ये अलग बात है कि डायरेक्ट फायर मत कीजिए। जी, हाँ। पैरों पर। अब लेकिन हाँ, अब उसे लगाई पेड़ पे स्ट्राइक नीचे कर मारिए सकते आप, हैं, कहीं आप मारिए उसको। पैर में मार सकते हैं, है ना? ये राइट्स हैं आपके पास। बिल्कुल सर। नहीं, बोलते हैं जान ना, बचाना ये बड़ा जरूरी है, पैर में गोली मारी पीछे से, जी जी है ना? है बस ना? जी। चलिए ठीक है दिव्या। ओके।